जय हिंद फ्रेंड्स। मैंने आपके कक्षा 10वीं के पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर खत्म कर चुका हूं और आज मैं दो महत्वपूर्ण जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न को यहां पर मैंने समझाने का प्रयास किया। इसके बाद सब्जेक्टिव का अन्य प्रश्न भी करूंगा। पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का उसका ऑब्जेक्टिव जो है 25-30 उसको भी करवा दूंगा, जिसमें आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे वो केवल आपके होंगे, न कि किसी और के। इसलिए यदि चाहते हैं आप ये नंबर आप ही का हो तो कृपया वीडियो आगे देखें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें, यानी पाटलिपुत्र जैसे मैंने पढ़ाया था कि पाटलिपुत्र यानी पटना में कौन कौन आए, यात्री आए, मेघास्थिनी आए और फाहियान आए, सिंह आए, यहाँ पर क्या क्या होता था, पटना का नाम पटना कैसे पड़ा, यही उसका वैभव है। पटना में क्या क्या चीजें हैं, तो चलिए प्रश्न में देखते हैं। तो इस समय पटना या पाटलिपुत्र जो है बहुत ही ज्यादा विशाल वो बड़ा शहर है। आपको लगता होगा कि इस मास्टर को खुद लगता है याद नहीं है इसलिए बोर्ड पे लिख देता है, तो आप गलत फहमी में है साहब। हमें यह याद है, लेकिन आपको लिखने में आसानी हो, आपको बार बार वीडियो आगे पीछे ना करना पड़े, इसलिए मैं बोर्ड पे पहले लिख देता हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी। तो चलिए चलते हैं। ये जो पटना, इस समय पटना बहुत ही ज्यादा विशाल है और बिहार की राजधानी भी है। पटना जो इस समय बहुत ही ज्यादा विशाल है और बिहार की राजधानी है। इसके उत्तर भाग में गंगा नदी बहती है। यानी प्रश्न ये भी रह सकता है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में, उत्तरी दिशा में, समझ गए। और उसके उत्तर में गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। एशिया का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। आगे रेल यान सेतु निर्माण अभी धीमी है, यानी सेतु के ऊपर जो इंडियन रेलवे का रेल जाएगा वो अभी धीमी कार्य में चल रहा है, बट कार्यशील है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य के समय का अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि है। तो सीधा साधा में यदि पूछा जाए कि पाटलिपुत्र का वैभव क्या है, तो पाटलिपुत्र के वैभव में लिखेंगे कि इस समय पटना, ब्रैकेट में पाटलिपुत्र देंगे, बहुत ही विशाल है। इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है। उसके उत्तर में एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। यहाँ पर तारामंडल है, जैविक उद्यान है, रेल यान है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल इत्यादि है। बस हो गया। उसके बाद देखिए एक ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। तो पटना का गुरुद्वारा गुरु नानक के लिए प्रसिद्ध है। तो समझ गए किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सिख धर्म के प्रसिद्ध हैं। कौन सिख धर्म के प्रसिद्ध है, तो पटना के गुरुद्वारा। सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ हुआ था और देश विदेश के यात्री दर्शन के लिए भी यहाँ आते हैं। समझ गए। पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, तो पटना का गुरुद्वारा सिख धर्म के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी यहीं हुआ था और अन्य देश विदेश से यात्री दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ पर ये समझ चुके हैं। और मैं जो प्रश्न कुछ अलग करके रखा हूँ जो कि आपके पिछले अध्याय में या पिछले वर्ष पूछे गए हैं, वो मैं आपको प्रश्न से रूबरू करवाता हूँ। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि दामोदर गुप्त ने पटना का वर्णन करते हुए क्या कहा है। तो दामोदर गुप्त, मैंने आपको पढ़ाया था कि दामोदर गुप्त ने पटना का वर्णन करते हुए कहा है कि यह धरती के तिलक के समान है, सरस्वती के कुलगृह के समान है और इंद्र के स्वर्गलोक से भी सुंदर है। हमारा अगला प्रश्न है कि पटना का नाम पटना कैसे पड़ा। तो पटना का नाम पटना पत्तन शब्द से निकला है और यहाँ आज भी पटन देवी अथवा पतन देवी की पूजा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है पटना का नाम पाटलिपुत्र कैसे पड़ा। तो पटना का नाम पाटलिपुत्र पाटल पुष्प यानी कमल की पुतलिका रचना के आधार पर पड़ा है। यानी पटना का नाम पटना पाटल पुष्प के कमल की पुतलिका के रचना के आधार पर पड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में और कब मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में और शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो आपको याद होगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह भविष्य में यह गांव महानगर होगा, किंतु आग, बाढ़ और कलह के भय से हमेशा भयभीत रहेगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं और सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो बस भाई साहब, सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, तो यही उत्तर लिख देंगे कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजा स्थल है। और क्या है, तो और 10वें गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु भी थे, इनका जन्म भी यहीं हुआ था। उसके बाद पाटलिपुत्र का वैभव ये देख ही लिए हैं आप। अब पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, तो ये भी हो जाएगा गुरुद्वारा के लिए, गुरुद्वारा सिख धर्म के लिए। और किसके लिए, तो गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ हुआ था, इसके लिए। उसके बाद क्या है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल क्या क्या हैं। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रहालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, मौर्यकली अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि हैं। और कौन कौन से यात्री भारत आए थे, तो वो विदेशी यात्री हैं मेगास्थनीज, फाहियान, हुएंत्सांग, इत्सिंग इत्यादि।
उसके बाद राजशेखर ने पटना के विषय में क्या लिखा था। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि राजशेखर ने पटना के विषय में कहा है कि पटना में बहुत समय तक सरस्वती परंपरा चलते रही है। यहीं अनेक वर्षों तक पाणिनि, पिंगल आदि वररुचि एवं पतंजलि ने परीक्षित हुए तथा ख्याति को प्राप्त हुआ। तो आपके 2 नंबर के सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं और अब मैं आपको शॉर्टली रिवीजन ऑब्जेक्टिव का भी साथ में करवा ही देता हूं ताकि एक वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए। तो आपको सिर्फ उत्तर देना है, प्रश्न मैं पूछूंगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके दोनों पार्ट जिसमें मैंने विस्तार से बताया है उसका लिंक दे दूंगा, आप वो दोनों वीडियो देख लेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। राजशेखर का प्रमुख रचना ग्रंथ क्या है। तो राजशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो काव्य मीमांसा। तो देखिए पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो पटना शब्द पत्तन शब्द से बना है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, मैंने आपको यही पढ़ाया है, देखिए सिख धर्म के। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो सिख धर्म के। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र भाई साहब गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है। गांधी सेतु है। मैं ये जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर के, कृपया इसे आप सुने और याद करें। आगे देखिए पटना का इतिहास कितना सौ वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास या तो 2500 वर्ष या 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र या पटना बिहार की राजधानी है। कुटनी माता काव्य के कवि कौन है। तो कुटनी माता के काव्य के कवि दामोदर गुप्त जी हैं। कुटनी माता काव्य के कवि कौन है। दामोदर गुप्त हैं। और किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, मैंने आपको पढ़ाया था। तो किसके काल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और क्या है तो सिख के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह। और सिख के अंतिम गुरु भी यही थे। कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। आप शुरू से पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना का वर्णन किया गया है। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। 1000 वर्ष तक। भाई साहब पटना की स्थिति 1000 वर्ष तक जर्जर रही है। यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। सरस्वती के कुलगिरी कौन सा महानगर है। तो पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है। तो पाटलिपुत्र है। आगे का प्रश्न है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है। तो परिभूत पुरंदर स्थानम की। बराहमीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। बृहत संहिता। यानी बराहमीर ने बृहत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना है। बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था। मैंने आपको पढ़ाया था कि बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर है। पाटल की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा। पाटलिपुत्र पड़ा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त शासनकाल में मनाया जाता था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। भाई साहब बोरिंग हो रहा है, यही बोरिंग आपको कल को टॉप कराएगा। आपको 80 नहीं 90 नहीं बल्कि 95 नंबर दिलवाएगा। तो कृपया वीडियो में बने रहे। अगला क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी है। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। तो कुसुमपुरी। यानी पाटलिपुत्र के नाम के समान क्या है। तो इसमें भाई साहब 4 ऑप्शन दिए गए थे, हरिपुर, हाजीपुर, पाटिलपुर और कुसुमपुर। तो कुसुमपुर होगा। आगे देखिए महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो महावीर मंदिर पटना में स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित है। तो आपने यहीं पढ़ा था, गोलघर भाई साहब पटना में ही स्थित है। और इसमें जितने भी नाम आप देख रहे हैं कि उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य के समय का अवशेष, महावीर मंदिर, ये सभी पटना में ही स्थित है। आगे प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो पाटलिपुत्र में या पटना में। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का। और एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो गांधी सेतु। चलिए इसी गांधी सेतु के नाम पर जय हिंद लिखिए और आपका चैप्टर होता है समाप्त। ये आपका आज द्वितीय अध्याय भी समाप्त हुआ। तो अगले हम मिलते हैं तृतीय अध्याय में आपसे, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। और हाँ, तीसरे अध्याय का लिंक मैं आपके इसी वीडियो में दे दूंगा। और यदि आप संस्कृत का पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और नहीं कीजिएगा फिर भी प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा संस्कृत का मैंने सिलेबस खत्म किया है। और संस्कृत के साथ साथ मैथ, सोशल साइंस सभी का करूंगा धीरे धीरे, और कुछ का मैंने कर भी दिया है। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।